जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ऑनलाइन वाले हजरात को आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? बेहतरीन हो गया जी। कल क्या समझ आई थी? एमएफए का पेपर किस लिए है? स्किल सीखने के लिए? अच्छा वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए? ज्यादा कमाने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए? ये ज्यादा कमाने वाले और कम कमाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या फर्क होता है? सेलिंग स्किल्स। और बेतहाशा दफा ये चीज आपको नजर आएगी कि कुछ लोग सिर्फ नौकरी कर रहे होंगे और बस वो 9 to 5 अपनी नौकरी करेंगे, अपना काम करेंगे। जो उन्हें काम मिलेगा वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और घर चले जाया करेंगे। और कुछ लोग हर वक्त सोचते रहेंगे कि इसमें मजीद क्या हो सकता है, चीजें बेहतर कैसे हो सकती हैं, मैं कौन से टूल्स यूज कर सकता हूँ, मैं कौन सी टेक्निक यहाँ पे फिट कर सकता हूँ, मैं किस तरह से इसमें मजीद ऑप्शन अवेल कर सकता हूँ, मैं अपने बॉस को किस तरह से मजीद कुछ और चीजों के बारे में बता सकता हूँ। तो जो हर वक्त सोचते रहते हैं वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं। और जो हर वक्त बस यही सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान में तो महंगाई बढ़ी है, आहिस्ता आहिस्ता तो बस मैं डूब रहा हूँ, कमाता कम हूँ, खर्चे ज्यादा हैं, मैं क्या करूँ, किस तरह से करूँ, तो वो वाकई ही फिर अपनी जगह पे रह जाते हैं। तो एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब ये है कि वो फिर थोड़ा सा समझता भी हो, तेज भी हो और आगे जाने की ख्वाहिश भी रखता हो और सलाहियत भी रखता हो। इन दोनों में फर्क है। समटाइम आप में सलाहियत होती है लेकिन ख्वाहिश ही नहीं होती। समटाइम ख्वाहिश बहुत होती है, सलाहियत नहीं होती। तो सलाहियत भी होनी चाहिए और ख्वाहिश भी होनी चाहिए। ज्यादा कमाना गैर शरई तो नहीं है? सोच ले, कौन से कैंपस में बैठे हैं आप? दोबारा सोच ले। क्या कैफ कैंपस आपको कमाने से मना करता है? तो फिर कैफ कैंपस आपको क्या सिखाता है? हलाल कमाना है। हलाल में भी बहुत बरकत है और अगर आप सही स्किल सेट के साथ आ रहे हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा हलाल अच्छा वाला कमा सकते हैं। पता है, हम बड़े अच्छे दौर में आए हैं, बेईमानी बढ़ चुकी है। तो इस वक्त जो ईमानदार आदमी है ना वो ढूंढने से नहीं मिलता। तो जो फर्म ईमानदार काम करती है, क्लाइंट्स पागल हो जाते हैं कि यार कोई सच्चा आदमी भी है आज के दौर में। नो डाउट बेईमानी बेचने वाले बहुत हैं और बेईमानी के खरीदार बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अपने काम में चाहता है कि उसके साथ धोखा ना हो। तो ऐसे में जब वो ईमानदार आदमियों को ढूंढने निकलते हैं तो मिलते ही नहीं है। तो अगर मार्केट में 10% ईमानदार लोग हो और 90% बेईमान हो तो बेईमान बेईमान वाले तरीके से तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन जो ईमानदारी को ढूंढने निकलेगा उसे मिलेंगे 10% लोग। तो वो 10% लोग अपनी ईमानदारी की वजह से अच्छा अर्न भी कर लेते हैं। तो मजे की बात है कि हम अच्छे टाइम पे आए हैं कि जहां ईमानदारी भी ब्रांडेड एसेट बन गई है, नापैद एसेट जो बड़ा कम मिलता है। तो किसी से भी काम करवाते हुए लोग डर रहे होते हैं कि नहीं भाई वो तो अपना बीच में मार्जिन रखेगा, वो तो चोर बाजारी करेगा, वो तो गड़बड़ करेगा। तो जो एक ईमानदार चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रिविलेज मिल जाती है। कमाना कभी भी मना नहीं है। हर दौर में नबियों ने कमाया भी है और हुकूमत भी की है, हुकूमत हासिल भी की है। कुछ ने हुकूमत छीनी है, कुछ ने हुकूमत पे हमला किया है, जो बातिल हुकूमत थी उसको बकायदा गिराया है, अक्सर जगह गिराया है। तो पावर गलत चीज नहीं है, पैसा गलत चीज नहीं है, लेकिन अगर आप पावर को इस्तेमाल गलत करेंगे तो वो गलत है। पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसे की हविस रखना गलत है। तो हमने वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना जो बिल्कुल ही दरवेश सा हो, जो बिल्कुल ही कहे कि मैं तो कुटिया में रहूंगा, छोटी सी झोपड़ी होनी चाहिए और मैं तो जो है ना वो बस फटे हुए कपड़े पहन के जाऊंगा अपने ऑफिस में और बस जो है वो गुजारा मुजारा कर रहूंगा। हर दौर की अपनी एक शान होती है और हर दौर में अपना एक वकार होता है। तो इस्लाम ने हमें रहबानियत की तरफ का दर्श नहीं दिया। कुछ मजाहिब जो है वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा दुनिया से हट जाएं, कट ऑफ हो जाए। हमने दुनिया में रह के चलना है। तकवा, जब साहबी से पूछा तो आपको पता है कि उन्होंने क्या जवाब दिया कि तकवा क्या है या परहेजगारी क्या है? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कांटेदार झाड़ियों से दूर हट के भाग जाने को तकवा कहते हैं। क्या कहा था तकवा? उस रास्ते के अंदर से दामन बचा के गुजरना तकवा है। तो दुनिया से भागना सलूशन नहीं है। आप कहें जी पाकिस्तान में सूदी निजाम है,
मैं कैसे सरवाइव करूंगा? तो पाकिस्तान ही छोड़ देते हैं, जहां पे भी जाएंगे वहां फिर कुछ मसलो मसाइल होंगे। तो भागना सोल्यूशन नहीं है, उस सिस्टम में रह के अपना दामन बचा के अपने आप को प्रिविलेज तरीके से लेके चलना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी रिलीजियस टीचिंग्स या रिलीजियस तो आपको तालीम मिल रही होती है, मैं आपको कमर्शियली ईमानदार होने के फायदे बताता रहूंगा ताकि आपको बिजनेस सेंस नजर आए। और हमारा एक पूरा चैप्टर है एथिक्स के ऊपर, तो उसमें हम देखेंगे कि आजकल बिजनेसेस भी वो कामयाब हैं जो ज्यादा एथिकल है। बेईमानी थोड़ी देर बिक जाती है, ज्यादा नहीं बिकती, ईमानदारी लॉन्ग टर्म बिकती है। तो इसलिए इस पेपर में हमने मैनेजमेंट स्किल्स के साथ साथ थोड़ा सा सीखना है कि हमने अपने आप को प्रिविलेज कैसे रखना है, हमने अपने आप को बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतर कैसे रखना है। और ज्यादा हासिल करना, ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा अच्छे मकाम पे पहुंचना कहीं से भी गलत नहीं है। क्योंकि मुझे एक पहला और आखिरी मौका मिलता है आप लोगों को इस टाइम पे थोड़ा सा आपके अंदर जो बहुत ज्यादा ही दरवेशपना ऐड हो गया होता है उसमें से थोड़ा सा आपको वापस निकाल के उसमें से थोड़ा सा प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट निकालना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर वाली बात है। गरीब आदमी तो तबलीग भी सही नहीं कर पाता। कितना मजा आया कि आप एक प्रीमियम जगह पे बैठे हुए हो, आप एक प्रीमियम महफिल में हो जहाँ पे बड़े हैवी हैवी ब्रांडेड लोग बैठे हुए हैं, वहां बैठ के तबलीग करें। रादर दिन के लोगों के दरवाजे खटखटा के कहें आपने जोहर की नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी, आ जाइए आप हमारे साथ चले मस्जिद। तो वो कहेंगे यार हम ऑलरेडी नमाजी हैं, अब आप थोड़ी सी देर से नमाज क्या पढ़ ली तो तुम हमें साथ ले जाने लगे हो। तो मजा भी तब आएगा जब आप एक अच्छे बड़े लेवल पे सिस्टम को बेहतर करेंगे, बजाय इसके कि दो आदमियों की इस्लाह करेंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की इस्लाह करें जिसके नीचे 1 लाख बंदा काम करता हो। तो मजा ज्यादा तब आएगा। लेकिन वहां के लिए क्या करना होगा? पावर। और पावर के लिए क्या करना होगा? स्किल सेट बेहतर करना होगा। तालीम सबकी बराबर है, आप सब लोगों ने इंशाल्लाह किसी ना किसी एक दिन सीए कंप्लीट इंशाल्लाह कर लेना है अगर आप मुसलसल लगे रहे। लेकिन आप सब में से हर बंदे का कैलिबर डिफरेंट होगा उसके स्किल सेट की वजह से। तो इसलिए पेपर पास करना भी जरूरी है, लेकिन अपने अंदर एक स्किल सेट डेवलप करना और अपने अंदर एक बिजनेस सेंस डेवलप करना बड़ा जरूरी है। या तो सीए में आए ना होते। और सीए में क्यों आए थे? पैसे के लिए। तो अब जब पैसे कमाने के लिए आए हैं तो फिर पैसे अच्छे तरीके से तो कमाएं। और ज्यादा कमाने में कोई हर्ज नहीं, आप ज्यादा कमाएं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उससे बहुत सारे लोगों को फायदा दे। हम अगर कमाते हैं और उससे 5-6 हजार स्टूडेंट्स को हम एक रीजनेबल अमाउंट में पढ़ा पाते हैं तो और क्या चाहिए? आप भी इस तरह से कमाएं और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, सोसाइटी को दें, सोसाइटी का फायदा हो। तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ऐसे ही है ना। और ये डायलॉग मारने के लिए भी जेब में पैसा होना चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी बड़े आराम से कह सकता है पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, वो तो उसने कमाया ही नहीं कभी। पैसा कमा सकने की सलाहियत रखना, पैसा कमाना और उसके बाद कहना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा ज्यादा कुछ और इकदार है जिनको फोकस करना है। तो फिर पहले पैसा कमाने की कैपेसिटी डेवलप करें ताकि ये डायलॉग आप पे जजे भी। तो ठीक है, आइंदा जब भी डायलॉग मारना है पैसा सब कुछ नहीं होता, तो एक कैपेसिटी पे पहुंच के डायलॉग मारना है कि हाँ मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं पैसा लगा सकता हूँ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। मुझे जरूरी नहीं कि मैं बहुत ब्रांडेड चीज खरीदूं, ठीक है मेरी एक अच्छी लिविंग चल रही है, ओके डिसेंट लिविंग है, बावकार लिविंग है, खत्म। पेपर का मिजाज समझा। बिजनेस में हम लोगों ने 3-4 तरह का एनालिसिस करना है। बाहर की दुनिया का एनालिसिस, अंदर का एनालिसिस, एथिक्स को समझना है और ओवरऑल हमारे जो पेस्टल फैक्टर हमारे इर्द गिर्द उसको देखना है। तो हम लोगों ने कल ये असेस किया था कि हमारे जो चैप्टर्स हैं उसमें शुरू के जो 5 चैप्टर्स हैं वो पेस्टल को डील कर रहे होते हैं और छठा चैप्टर उसी के सवालों को डील कर रहा होता है। तो यानी इन सारे 6 के 6 चैप्टर्स को मिला के अगर मैं एक ब्लॉक काउंट करूं तो यहाँ पे या आईटी इंपॉर्टेंट है या ओवरऑल पेस्टल का सवाल इंपॉर्टेंट है। और देन हम लोगों ने कहा था कि 3 फिर हमारे पास जरा ज्यादा काम के चैप्टर हैं, 7, 8, 9। 7 हमारे कंपेटिटिव फोर्सेस की बात करेगा, 8 इंटरनल एनालिसिस की बात करेगा और 9 एथिकल डिसीजन मेकिंग की बात करेगा। यहाँ पे हमने अपनी कहानी थोड़ी सी खत्म की थी। यहाँ तक आपको सारी सिचुएशन समझ आ रही है? हमने फिर ऊपर वाले चैप्टर नहीं करने, लेकिन नीचे वाले चैप्टर्स पे ज्यादा टाइम लगाना है, ज्यादा तैयार करना है, ज्यादा अच्छी तरह से ग्रिप में लेके आना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऊपर वालों को समझना है, तेजी से गुजारना है,
इस लेवल पे पहुंच जाना है कि इसमें सवाल आए तो हम पेपर में उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, लेकिन को बहुत ज्यादा परफेक्शन की ख्वाहिश रखने के लिए इतनी एनर्जी लगाने के बजाय वो सारी एनर्जी अगर हमें नीचे वाले 3 चैप्टर्स पे लगाएंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जरा ज्यादा फायदा होगा। अब चलते हैं वो सवाल जो हमारा कल अधूरा रह गया था कि सवाल कितनी तरह के आते हैं। आपने अब तक थ्योरी के 2 पेपर तो टिपिकली दिए होंगे, बी लॉ और सी लॉ, और वो तकरीबन एक ही पैटर्न के सवाल होते थे दोनों में, या तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टे वाला सवाल आ जाता था या फिर इस तरह का सवाल होता था जो देखने में सिचुएशन सी होती थी लेकिन अंदर खाते वो भी रट्टा पूछा होता था, या फिर लॉजिकल सवाल होता था। क्योंकि ये लॉ का पेपर नहीं है तो यहाँ आपके पास लॉजिकल सवाल आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, लेकिन यहाँ का लॉजिकल सवाल लॉ के लॉजिकल सवाल की निस्बत ज्यादा आसान होता है क्योंकि वहां याददाश्त इंपॉर्टेंट थी, यहाँ आपकी कॉमन सेंस भी काम आ जाती है। अगर हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चले, डिफरेंट तरह के सवालों की जो कैटेगरीज है, सबसे पहले कुछ हमारे पास हो सकता है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से सवाल आए। जी आउटसोर्सिंग क्या होती है जिसके बारे में बता दें, जी ये पेस्टल का क्या मतलब होता है इसके बारे में बता दें, जी आईटी के कुछ 4 फायदे बता दें, जी बताएं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस 3 तरह से कौन कौन सा हो सकता है। तो ये उसी तरह का सवाल है जिस तरह के सवाल आप लॉ में देखते रहे हैं। ये सवाल इस तरह का देखिएगा कि इसमें ना आपको कोई किरदार नजर आएगा, ना किसी कंपनी का नाम होगा, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल्स में लिखा है डिस्क्राइब ब्रीफली द सेलियंट फीचर्स ऑफ अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, किताब ने उसमें 5-6 लाइनें लिखी हुई है। पेपर में सीधा सीधा सवाल उन्होंने पूछ लिया, बताओ ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इंटरेस्टिंगली लॉ की तरह रटा रटाया जवाब नहीं चाहिए, अगर आपको समझ आती है और आप अपने अल्फाज में से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। वो लोग जिनकी इंग्लिश कमजोर है उन्हें लगता है कि नहीं मैं अपनी तरफ से लिखूं तो मेरे अलावा और किसी को नहीं समझ आता, तो उन लोगों को क्या करना है, वो रटा लगा रहे। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्री बैरियर्स, जो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। यानी कि इस तरह के सवाल की निशानी है कि सीधा सीधा सा सवाल होता है, इसमें ना कोई कंपनी, ना ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई आपसे कोई मशवरा मांगा होता है। वो कहते हैं ये क्या होता है बताओ, वो क्या होता है, उस चीज की लिस्ट बता दो, उस चीज की लिस्ट बता दो। इसको अटेम्प्ट करने का ऑब्वियसली सीधा सीधा सा सॉल्यूशन है कि अगर आपने नोट्स को याद किया हुआ, अगर आप क्रैमिंग वाले स्टूडेंट हैं तो सिंपली कॉपी पेस्ट करें, कोई प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, कोई हेडिंग नहीं चाहिए, कोई सवाल को टुकड़ों में नहीं तोड़ना, आपने सीधा सीधा उन्होंने सवाल पूछा, आपने सीधा सीधा जवाब दे देना है। इसके बाद यहाँ पे एक डिफरेंट चीज है जो अभी तक आपने किसी थ्योरी में एक्सपेक्ट नहीं की, विच इज मॉडल्स। मॉडल का क्या मतलब होता है, तरीकेकार, पैटर्न। हमारे सिलेबस में 10 मॉडल्स हैं। डिफरेंट ये जो थ्योरिस्ट हैं दुनिया में वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट करके देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैकेंजे कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने दुनिया की 100 कंपनियों को स्टडी किया और 100 कंपनियों को स्टडी करके देखा कि उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। 100 सक्सेसफुल कंपनियों को, जब उन 100 सक्सेसफुल कंपनियों को स्टडी कर लिया तो उन्होंने 6 स्टेप्स बताए कि भाई कामयाब कंपनी बनाने के लिए आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, 6 ये 6 काम करें। तो वो बन गया एक मॉडल। अब क्या होगा, क्योंकि मैकेंजे वालों ने खास मॉडल बनाया है तो अब हम पे वाजिब हो जाएगा कि हम मैकेंजे का नाम याद रखें और वो 6 स्टेप्स के नाम हमें पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं समझाने के लिए वो कर दूं कि उन्होंने कहा कि स्टेप 1 ये है कि आप देखें आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है। स्टेप 2 है आप ये देखें कि आप पैसा कितना लगा सकते हैं। स्टेप 3 है कि आप चीजें एक्वायर कर लें। स्टेप 4 है कि आप उससे अपनी एसेट्स बनाना शुरू कर दें। स्टेप 5 है आप सेल्स करना शुरू कर दें और स्टेप 6 है आप मॉनिटर करते रहें कि क्या काम सही चल रहा है। तो पेपर में अगर ये मॉडल आए तो ये मॉडल 2-3 तरह से आ सकता है। हो सकता है वो आपसे कहे मैकेंजे के 6 स्टेप्स बता दो, तो आप कहेंगे जी मैकेंजे के 6 स्टेप ये हैं, स्टेप 1 की हेडिंग, स्टेप 2 की हेडिंग, 3 की हेडिंग, 4 की हेडिंग और उसके नीचे 2-2 3-3 लाइन में जो उन्होंने उस स्टेप के बारे में बताया था। और हो सकता है वो आपको एक सिचुएशन दे दें कि एक कंपनी थी, उस कंपनी ने पहले अपने रिसोर्सेज को देखा, फिर अपने एसेट्स इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे किए, फिर एसेट्स उन्होंने बनाए और उसके बाद मॉनिटर करते रहे कि हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। बताओ इसने मैकेंजे के मॉडल के मुताबिक क्या गलत किया। अब हमारे ध्यान में होगा मैकेंजे का मॉडल, हम कहेंगे वो भाई वो 5वां स्टेप रेवेन्यू जनरेट करने वाला वो कहां गया। आईकेप को एट एमएफए इस तरह के सवाल बहुत पसंद है, यानी कि अगर आपके पेपर में 4 सवाल आते हैं तो आई कैन इजीली से कि उनमें से 2 सवाल मॉडल्स में से होता है और गिनती के 10 टोटल मॉडल्स है आपके पूरे सिलेबस में।
मेरी साइड पे, मैनेजरियल साइड पे। कुछ समझ आया मॉडल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कल बात की पेस्टल, अगर मेरा पेन चल गया तो पेस्टल, ये भी एक मॉडल है। ये मॉडल क्या है? ये मॉडल कहता है कि आप जब भी बिजनेस करो, अपने इर्द गिर्द 6 तरह की चीजों का ध्यान रखो। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक्स, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल। हमारी किताब ये ई खा गई। वो जो चैप्टर्स है ना, मैंने आपसे बताया कि वो जो 6 चैप्टर बनने थे उनमें से एक खा गया, जिसकी वजह से फिर इन्हें छठा चैप्टर कंबाइंड बनाना पड़ गया। और L फॉर लीगल फैक्टर्स। अब एक सवाल आ सकता है, बताओ ये पेस्टल मॉडल क्या होता है? तो आप हेडिंग देंगे 6 पॉलिटिकल फलाना, और उसके नीचे लिखेंगे आपने पॉलिटिकल ये 2-3 फैक्टर्स देखने होते हैं, सोशल ये 2-3 फैक्टर्स देखने होते हैं। और हो सकता है एक बड़ा सा पैराग्राफ आ जाए, वो कहें एक कंपनी है वो फलाना मुल्क में, उस फलाना मुल्क में टेक्निकल ये मामले हैं, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी चल रही है, टैक्स का ये लॉ चल रहा है, वहां मुल्क में लोग यूं सोचते हैं, ऐसा करते हैं, और कहें इस सिचुएशन को पेस्टल के मुताबिक बताओ कि क्या हो रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें से जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसकी हेडिंग्स देके और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर पेस्ट करना शुरू कर देंगे। ये वाली बात अभी शायद इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी जब तक हम वेरी फर्स्ट अपना मॉडल पूरा सही से ना पढ़ लें। तो लकीली आईकैप का इतने जेनेरिक सिलेबस में जो मेन इंटरेस्ट एरिया है वो मॉडल्स पूछ रहा होता है। तो अब थोड़ा सा दोबारा सवालों वाली स्क्रीन पे आते हैं। पहला सवाल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, फिर उसके बाद मॉडल के सवाल शुरू हो जाते हैं। सिनेरियो सा देते हैं एक मीडियम से पैराग्राफ में, और सिंपल सी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक इस तरह से पैराग्राफ उन्होंने दे दिया और कहा बताओ वो वाला मॉडल था उसमें ये फेज आपको कहां कहां नजर आ रहा है। एक छोटी सी सिचुएशन दी और सिचुएशन के मुताबिक आपसे कह दिया कि जी आप बताएं इस मॉडल के मुताबिक आप इसको आंसर कैसे करेंगे। अगर आपको वो मॉडल समझ आया हुआ है तो आपने क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन है कि बताओ कौन सी प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज होंगी, आपने वो लिखना है। और फिर जो जो उस एलिमेंट को एक्सप्लेन किया गया आपकी किताब में आपने वो बता देना है। यानी फॉर एग्जांपल वो आपसे कहें पेस्टल एक बड़ा कमाल तरीका है जिससे दुनिया अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को मैयर कर रही होती है। आपने एक इदारे को देखा और वो इदारा बड़ा परेशान है, वो आपसे पूछ रहा है बताएंगे पेस्टल के 6 फेजेस कौन से होते हैं। तब आपने जवाब में कहना है कि हम इस इदारे को बताएंगे कि पेस्टल के 6 फेजेस ये होते हैं। और नीचे क्या करेंगे, हेडिंग्स दे देंगे, और जो आपने उस मॉडल में से चीजें याद की हुई हैं वो आप बीच में लिख देंगे। तो हम एमएफए में चीजों को याद करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मॉडल्स के नाम हैं, मॉडल्स के जो एलिमेंट्स के नाम है वो याद करने होंगे। तो इसका मतलब हार्डली 10 सफे या 10 नक्शे ऐसे होंगे जो आपने याद करने होंगे पूरे मैनेजरियल साइड पे। इसके अलावा चीजों को सिर्फ समझना है। तो पहली तरह का सवाल मॉडल्स में से इस तरह से आ सकता है कि आपसे मॉडल पूछ लिया जाए सिचुएशन देके और आप पूरा मॉडल बता दें। दूसरी तरह का सवाल, वो आपसे एलिमेंट्स ऑफ मॉडल आइडेंटिफाई कर ले। फॉर एग्जाम्पल पेस्टल मैंने आपको मोटा मोटा बताया। अब पेपर में सवाल आए कि आप एक मुल्क के अंदर सोच रहे हैं अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें, उस मुल्क के अंदर जो है वो जो लेबर के लॉज है वो काफी ज्यादा सख्त है, और उसके अलावा जो वहाँ एम्प्लॉइज को डिसमिस करना है वो आसान नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट का काफी चेक एंड बैलेंस है। गवर्नमेंट ने उस मुल्क में टैक्स के बड़े सख्त से कवानीन लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए बिजनेस करना काफी मसला है। सिचुएशन खत्म। आपसे कहें बताओ पेस्टल में से कौन सा वाला फैक्टर यहाँ आपको बिजनेस करने से रोक रहा है। तब आप वो 6 में से सोचेंगे कि हाँ ये सारी बातें जो भी हो रही हैं ये तो लॉस की बात हो रही है। तो फिर क्या करेंगे आप हेडिंग देंगे उस रेलेवेंट एलिमेंट की, लीगल, और सवाल में जहां जहां उन्होंने लॉ वाली बातें लिखी थी वो उठा के उसके नीचे लिखते चले जाएंगे। तो जैसे मैं आपको दिखाया कि ये इस तरह का एक सवाल आपको नजर आ रहा है। डिस्कस द रेलेवेंट फलाना चीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल।
उन्होंने कहा कि नीचे जो सिचुएशंस दी हुई हैं, 2-3 सिचुएशंस जो दी हुई हैं, इसको आपने पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में देखना है और बताओ कौन सा एलिमेंट इसमें रेलेवेंट है। ये 2 सिचुएशंस दी हुई हैं, आप जब पहला सिचुएशन पढ़ेंगे तो इसके 5 एलिमेंट्स में से आपको समझ आ जाएगा अच्छा वो वाला एलिमेंट है। तो आंसर कैसे देंगे? आप उस एलिमेंट की हेडिंग लिखेंगे और सवाल में जहां-जहां उसका जिक्र है वो उठा के लिखते चले जाएंगे। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूं कि दुआ करें कि मॉडल का सवाल आए, क्योंकि इसमें अपनी इंग्लिश ना होने के बराबर इस्तेमाल करनी होती है। सवाल में से चीजें उठा के सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करना होता है और रेलेवेंट खाने के नीचे रेलेवेंट चीज लिखनी होती है। तो अगर इस तरह से 2 सिचुएशंस हैं और अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ उन 5 में से कौन सा, तो आप पहले पार्ट 1 में एक हेडिंग देंगे और उस हेडिंग के नीचे गिव पार्ट वाइज हेडिंग ऑफ रेलेवेंट एलिमेंट ऑफ मॉडल, अंडर ईच हेडिंग राइट द फीचर ऑफ दैट एलिमेंट यू सॉ इन क्वेश्चन बाय प्रॉपर रेफरिंग इट। जो सवाल में आपको निशानियां नजर आई वो आपने उसके नीचे, जैसे मैंने आपको कहा कि ये लीगल फैक्टर, तो आपने लीगल फैक्टर की हेडिंग दी और नीचे सवाल में उन्होंने कहा जी टैक्स के लॉज है मुश्किल वाले, आपने लिख दिया मुश्किल से टैक्स के लॉज। फिर नीचे लिख दिया कि एम्प्लॉइज के बड़े खतरनाक से लॉज, लेबर के फलाना तरह के लॉज। तो जो जो सवाल ने इन्फॉर्मेशन दी आपने लिख दिया, लेकिन सही हेडिंग लिख के। अगर हेडिंग गलत है तो सारा सवाल गलत है। अगर आपने आइडेंटिफाई गलत किया तो फिर बाकी सब मजाक समझा जाएगा कि ये तो बस तुक्का लगा रहा है। ये सवाल दरमियाना मुश्किल होता है क्योंकि एलिमेंट है 5 या 6 और आपने दिमाग इस्तेमाल करना है कि मैं इसको पॉलिटिकल कहूं या लीगल कहूं। तो जो सबसे बड़ा सवाल आता है, जो आईक्यू को लगता है ये सबसे मुश्किल सवाल है, वो सबसे ज्यादा आसान होता है। वो पूरा मॉडल पूछ लेते हैं। जब वो पूरा मॉडल पूछ लेते हैं तो उसमें हमारे पास मार्जिन ज्यादा आ जाता है। हमने सारे मॉडल की हेडिंग सामने लिख देनी होती है और सवाल में से सिचुएशन में से चीजें उठा उठा के रेलेवेंट जगह पुट करते चले जाते हैं। कुछ कुछ बात समझ आ रही है, थोड़ी बहुत कुछ कुछ। जी, अब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल क्या है? अभी इन्होंने पूछा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को हम बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन दराज.pk वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती उस तरह से, लेकिन वर्चुअली चल रही है। नियर पीयर फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस उस तरह से नजर नहीं आती, ऑनलाइन सर्वर्स है, ऑनलाइन तरीके से काम कर रहे हैं। बहरहाल अभी हम आगे जाके तसल्ली से भी पढ़ेंगे। तो ये जो चौथी तरह का सवाल है ये सबसे मजेदार होता है, जो है अप्लाई द फुल मॉडल। बड़ा सा सिनेरियो दिया हुआ होता है और आपने फुल मॉडल की एप्लीकेशन करनी होती है। इसकी निशानी ये है कि आपको एक मोटा सा बड़ा सा पैराग्राफ नजर आएगा, बड़ा सा सवाल नजर आएगा इस तरह से करके। उस सवाल को देख के एक दफा तो आप सोचेंगे कि मैं रहने देता हूँ, पहले फाइनेंस वाला पोर्शन कर रहा हूँ, फिर बाद में इधर आएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से उसे देखेंगे तो उन्होंने कहा व्हाट इज पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैरी आउट स्वॉट एनालिसिस फॉर ये वाली कंपनी जिसको ऊपर जिक्र है। अब स्वॉट एनालिसिस भी एक मॉडल है, SWOT। एस का मतलब स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस होता है, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है, टी का मतलब थ्रेट होता है। तो आपने देखना होता है एक कंपनी स्ट्रॉन्ग का है, एक कंपनी वीक का है, एक कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी का और थ्रेट का है। अब जब हम पूरा मॉडल पढ़ेंगे तो आपको चारों समझ आएंगे। अब इस सवाल में से जब आपने आंसर देना है तो आपने क्या करना है, आंसर वाली शीट पे पहले पेज पे आपने ऊपर स्ट्रेंथ की हेडिंग दी, आधा सफा छोड़ दिया, नीचे वीकनेस की हेडिंग दी, आधा सफा छोड़ दिया, अगले पेज पे अपॉर्चुनिटीज की हेडिंग दी, आधा सफा छोड़ दिया, थ्रेट की हेडिंग दी, आधा सफा छोड़ दिया। फॉर्मेट सजा लिया। अब सवाल पढ़ते जा रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग एरिया नजर आ रहा है वो स्ट्रेंथ में डाल रहे हैं, जो खराबी नजर आ रही है वीकनेस में लिख रहे हैं, जहां कोई पॉसिबल नई बेनिफिट कोई खास चीज नजर आई अपॉर्चुनिटी में डाल दी, जहां कोई खतरा नजर आया थ्रेट में डाल दिया, और उसके बाद बड़े फखर से अपना सवाल क्लोज कर दिया। और आई के अपने गया बड़ा अजीम आदमी है, उसको तो पूरा मॉडल अप्लाई करना आता है। नहीं, असल में इसमें तो वो कहते हैं कि आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मतलब है कि इस सिनेरियो में आपने उठा के इसको बस पुट करके देखना है कि इस सिनेरियो के मुताबिक ये सिचुएशन क्या है। बहुत ही मूड होगा तो उनका कहेगा आफ्टर अप्लाइंग मॉडल आप बताओ आप क्या सजेस्ट करते हो। तो ये 10 मॉडल्स में से 3-4 ऐसे हैं जिसमें एक नतीजा निकालना होता है, लेकिन हर जगह नतीजा नहीं निकालना होता। फॉर एग्जाम्पल हमने बता दिया पॉलिटिकल ये मसले हैं, फलाना ही मसले, फलाना ही मसले, फलाना ही मसले, कहानी खत्म। बहुत ही रेयर चांस में हो सकता है वो आपसे पूछे इन सारे मसलों के बाद क्या आप सजेस्ट करोगे कि हम इस मुल्क में जाके बिजनेस करें। लेकिन नॉर्मली उसमें आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, थोड़े से फैक्टर्स की बेस पे हम इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते।
जब ये पेपर आया था तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो एक बड़ा सा सिनेरियो देंगे पेपर में जिसमें पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस करना होगा, फिर थ्योरेटिकली समझना होगा कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं। केस स्टडी का जो आखिरी पेपर अब ICAP इंट्रोड्यूस कर रहा है वो इसी पैटर्न का है। तो हम सोच रहे थे कि कहीं कैफ में इस लेवल पे ना ले आए, लेकिन ये पेपर आने के बाद जब आना शुरू हुआ तो ये बड़ा आसान था, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वो जो आपकी आदत है सवाल करने वाली वो वहां पे अप्लाई हो जाती है, और जो सोचने वाली स्किल है वो यहाँ इस्तेमाल हो जाती है। क्या ये बात समझ आई? पेस्टल फैक्टर आपको समझ आए थे? एवं तजर्बे के तौर पे को पेपर का सवाल देख लें। एवं अभी तो हमने पढ़ना भी नहीं शुरू किया, हो जाए खतरों से टक्कर। इससे पहले पेपर की तरफ जाएं, बस ये आखिरी एक दो लाइनें देख लें। इसमें आपने करना है कि जब फुल मॉडल हेडिंग सारे एलिमेंट्स की देनी है, और अंडर ईच हेडिंग राइट द फीचर ऑफ दैट एलिमेंट यू सॉ इन क्वेश्चन बाय प्रॉपर रेफरेंस। आपने उसको रेफर कर देना है। और फाइनली पांचवा जनरल क्वेश्चन जो आउट ऑफ पैटर्न होगा, किसी भी तरह का सवाल अचानक से आ सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने खुद से लिखना है और छोटे छोटे बुलेट्स बना देने हैं। यानी हमने कहा एक तो सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल आ सकता है, आपकी किताब में से आ गया। तीन तरह के सवाल आ सकते हैं, 2, 3 और 4, ये मॉडल में से आ सकते हैं। 2 का मतलब है वो आपसे कह रहा है, आपको एक इदारे का बता के कह रहा है उसको जरा मॉडल समझा दो, तो आपने पूरा मॉडल लिखना है, ये भी सम और रट्टे वाला सवाल हो गया। जो 3 और 4 है, 3 का मतलब है कि एक मॉडल में से कोई एलिमेंट ढूंढना होगा, और 4 का मतलब है सारा ही बताना है। तो सारा बताना ज्यादा आसान है कि सारा लिख दें, एक आध गड़बड़ हो जाएगी लेकिन मैक्सिमम नंबर तो मिल जाएंगे। पांचवे का मतलब है कि अचानक से कहें बताएं पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन क्यों कम होने के बावजूद भी लोग परेशान हैं। अब इसका किताब से ताल्लुक ही नहीं है, मतलब ये MFA की किताब में किसी जगह नहीं लिखा हुआ होगा। पाकिस्तान में बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट की वजूहात बताएं। तो कभी कभी एवं ICAP का दिल करता है कि जरा लोगों की कॉमन सेंस चेक कर ली जाए, लेकिन ये सवाल फिर ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा लंबे चौड़े नंबर का नहीं बनाएंगे, 2, 3, 3, 4 नंबर का सवाल होगा। अब चूंकि उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, तो सजेशन ये है कि आपने स्मॉल बुलेट्स यूज करने हैं। स्मॉल बुलेट्स का मतलब है छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल करने हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखना, छोटी छोटी लाइंस लिखनी है। जी ये वजह है, इस तरह की वजह, इस तरह की वजह। जैसे ही आपने जुमले को बड़ा करना शुरू करना है, आपके अपने इज एम आर आपस में फंसना शुरू हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है कि अभी तक उन्हें नहीं पता लगा था, आप उन्हीं की किताब में से उठा के, उन्हीं के सवाल में से उठा के लिख देते थे। तो इंटरेस्टिंगली इस पे इतना टाइम नहीं लगता जितना ऑडिट का सवाल करने पे लगता है, या जितना बीलो का सवाल करने पे लगता है। इसी वजह से इस पेपर का पास रेट बहुत अच्छा है कि इसका जो लंबे सवाल भी हैं वो हो बड़ी जल्दी जाते हैं। यानी पेस्टल का अगर सवाल हो 8 नंबर का, तो शायद आपको 7 या 8 मिनट लगेंगे, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन किसको लगेंगे 7-8 मिनट? जिसको पता होगा कि पी का क्या मतलब है, या जिसको पता होगा कि पेस्टल के अंदर क्या चीज होती है, या जो स्वॉट एनालिसिस से एस से जो है वो सुपरमैन ना लिख दे, उसे पता हो कि एस का मतलब स्ट्रेंथ है। नेट पे जाते हैं, ICAP की वेबसाइट पे जाते हैं, रिजल्ट ना आते अचानक से, स्टूडेंट्स के एरिया में जाते हैं, स्टडी रिसोर्सेज में जाते हैं, कैफ में जाते हैं, कैफ में कैफ 6 में जाते हैं, कैफ 6 में पास पेपर्स पे क्लिक करते हैं, स्प्रिंग 25 का पेपर खोल लेते हैं, I mean, नीचे चलते हैं, 6 सफाई का पेपर है, और आपने देखना मैनेजरियल बेचारे के साथ क्या हो रही है। क्वेश्चन 2, 3 और ये 4, बस इतना सा था मैनेजरियल। 7 नंबर का एक सवाल आया हुआ है पेस्टल का। अभी आपने पेस्टल पूरा नहीं पढ़ा, वो 5-6 चैप्टर्स में, लेकिन जस्ट जनरल कॉमन सेंस की मदद से एक दफा जरा समझने की कोशिश करें हम कितना आंसर कर सकेंगे इसे। मैं ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा आप लोगों से। अब तो कर लिया एक्सपेक्ट।
पेस्टल के 6 फैक्टर, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल। ये फिर जो E है ये मिसिंग है, हमारी किताब ने हमें समझाया नहीं। ये इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल होता है। ये होती है आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट, धुआं कितना छोड़ रहे हैं आप, शोर कितना मचा रहे हैं, माहौल कितना खराब कर रहे हैं, ये हमारी किताब पी गई। ये होता है, इस मॉडल के अंदर होता है, लेकिन हमारी किताब ने हमें समझाया ही नहीं, वो चैप्टर ही खा गए। और आखिरी L जो है वो लीगल के लिए। अब उन्होंने कहा है, एक सवाल दिया और उसका पार्ट ए है, परफॉर्म अ पेस्टल एनालिसिस ऑफ ऑटो प्रो। ये जो ऑटो प्रो एक कंपनी होगी जो कि काम कर रही होगी, वो जो ताकिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान से मिलता जुलता नाम हो, तो ताकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कोई कंपनी है, उसका आपने क्या करना है, पेस्टल एनालिसिस। सवाल पढ़ने से ही पहले आपने पेपर खोला और उसके पहले सफे पे पॉलिटिकल लिखा, आधा सफा खाली, इकोनॉमिक लिखा, आधा सफा खाली, सोशल लिखा, आधा सफा खाली। ये डिपेंड करता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता कितना मिजाज रखते हैं या आपकी राइटिंग कितनी खुली है। अगर आप बहुत बारीक लिखते हैं तो आप एक सफे पे 3 फैक्टर लिख लें। अब आपने हेडिंग सजा दी है, अब आपने सवाल पढ़ते जाने और जौन जौन सा फैक्टर जिस खाने में फिट होता लग रहा है आपने उधर फिट करते जाना है, और एंड पे इनको सलूट ठोकना है और 7 नंबर ले लेने हैं। अभी हमने वो 5-6 चैप्टर पढ़े नहीं है जिसमें वो फैक्टर्स हैं, लेकिन स्टिल इस सवाल में आई बिलीव कि आप लोग 4 नंबर तो आज की इंफॉर्मेशन की बेस पे ले सकते हैं। रिसेंट तरीन पेपर का सवाल देखते हैं, अल्लाह खैर करे। मैं हो सकता है मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग जो है ना बिल्कुल ही फंसे हुए हो। ऑटो प्रो एक लीडर है इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। ये इको फ्रेंडली क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग? इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पोल्यूशन वगैरह वो नहीं करती। हमारी किताब ने सिखाया या नहीं सिखाया, लेकिन हमारे पास इकोलॉजिकल फैक्टर आ गया कि ये कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियां बनाती है। ठीक है। has transitioned from fuel efficient gasoline car to hybrids and electric vehicles। इन्होंने अपने आप को ट्रांजिशन किया है, शिफ्ट किया है, कहां से? फ्यूल एफिशिएंट गैसोलिन कार्स, वो जो फ्यूल की एफिशिएंसी से चलने वाली गाड़ियां थी, वहां से शिफ्ट कर दिया हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल को, टू एड्रेस एनवायरमेंटल। आपको जुमला मिल गया, कंपनी हैज शिफ्टेड फ्रॉम फ्यूल एफिशिएंट कार्स टू हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक कार्स। और ये जुमला कहां लिखा? इकोलॉजिकल फैक्टर के नीचे। The government of Pakistan support this shift by offering 5-year tax break for investment exceeding $20 million। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट कर रही है इस तरह की चीज को, 5 साल का टैक्स ब्रैकेट, टैक्स में आपको आजादी, रिलैक्सेशन देके जो भी इन्वेस्टमेंट $20 मिलियन से ऊपर की होगी उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। कोई फैक्टर नजर आया? दो चीजें नजर आ रही हैं। इसको हम लीगल भी काउंट कर सकते हैं, पॉलिटिकल भी। अगर लीगल काउंट करना है तो आपने कहना है कि लॉ में टैक्स की ब्रेक्स दे रहे हैं, और अगर आप इसको पॉलिटिकल में लिखें तो आप कहें गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या इसी में से जुमला उठा के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट दिस शिफ्ट बाय ऑफरिंग 5-year टैक्स ब्रेक फॉर इन्वेस्टमेंट, तो आपने पॉलिटिकल के नीचे लिखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज सपोर्टिंग द शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स और एक्सीडिंग। जुमला मैक्सिमम उनका लिखना है, थोड़ी सी अपनी इंग्लिश, क्योंकि जहां अपनी इंग्लिश आएगी हम पकड़े जाएंगे। जहां तक उनकी इंग्लिश होगी तो वो जरा पढ़े लिखे लोगों ने अच्छी सी इंग्लिश बनाई होगी तो काम चल जाएगा। एंड एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस, बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उस मुल्क में। लीगल फैक्टर, तो लीगल फैक्टर में लिखेंगे स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर कार्स या फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग। द ईवी बोले तो जब भी एक नया लफ्ज नजर आए और समझ ना आए कि क्या है, तो पीछे सवाल में देखिए वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा। तो ये पहली दफा जब इन्होंने ईवी लिखा था तो उसके साथ लिखा था इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम जिंदगी आसान करेंगे और जगह ईवी लिखेंगे। द ईवी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्ट with innovators like ABB's Terra's 360 chargers and enhanced security through blockchain technology। लें जी, ये इंडस्ट्री तेजी से चल रही है और इसमें इनोवेशंस आ रही हैं।
तब आप ये जो पूरा जुमला है ना, इनोवेशंस लाइक एबीबी टेरास 360 चार्जर, पता नहीं ये किस किस्म के चार्जर हो, पता नहीं, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में पता ही नहीं पता, लेकिन ये पूरा ही लिख देंगे तो वो जिसने सवाल पूछा उसके साथ वही होगी जो उसने हमारे साथ किया है। हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है कि ये वाले चार्जर चल पड़े हैं जो हमें भी नहीं पता कौन से हैं, लेकिन वो कमाल चार्जर होंगे जो ये बता रहे हैं। तो innovations of ABB's Terras 360 chargers and enhance security through blockchain, तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आ गया। सिर्फ वो जानना ही चाहते हैं कि आप एक सिनेरियो को देख के समझ सकते हैं कि उसमें एग्जैक्टली कौन कौन सा फैक्टर इस वक्त पिन हुआ हुआ है। However, challenges such as political instability, economic issues and disruption in lithium import from Swaziland pose significant hurdles. नहीं जी, उन्होंने कहा जी कुछ मसलों मसाइल हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहां जाएगा? पॉलिटिकल फैक्टर में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक फैक्टर में चले जाएंगे। डिसरप्शन इन लिथियम इंपोर्ट फ्रॉम स्वाजीलैंड, अब ये क्या करें? स्वाजीलैंड से आप जो लिथियम की इंपोर्ट है उसमें कुछ मसलों मसाइल आ रहे हैं। अब ये मसलों मसाइल क्यों आ रहे होंगे? या तो हमें पूरा जुमला पढ़ना पड़ेगा या मसले बताए होंगे, नहीं बताए तो हम इनको खुद ही से कह दें जी ये पॉलिटिकल इनका मसला है कि ये अपने पड़ोसी से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, या हम कह दें जी कानून ने रुकावट डाली हुई है कि आपने इंपोर्ट नहीं करना। देखते हैं क्या उन्होंने कोई हिंट दिया है। पर्टिकुलरली इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट लाइक पाकिस्तान डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, उन्होंने नहीं बताया मसले क्यों है। जब नहीं बताया तो हम आजाद हो गए। जितना सवाल है, सवाल से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ पे डिसरप्शन इन लिथियम इंपोर्ट को लीगल फैक्टर में भी डाल सकते हैं, पॉलिटिकल में भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, प्राइस सेंसिटिव मार्केट जो कि पाकिस्तान जैसी हैं, प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स, उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है ना वो ऐसा है जो प्राइस सेंसिटिव किस्म की मार्केट है। कोई फैक्टर तो नहीं मिला कहीं? इकोनॉमिक, कि आप उस मुल्क में हैं जो जरा प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स है। तो आप लिख दें कम ऑटो प्रो, जो भी नाम था इसका, ऑटो प्रो इज ऑपरेटिंग इन प्राइस सेंसिटिव कंट्री या प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर है, प्राइस, डिमांड, इन्फ्लेशन। अब अगेन जब हम चैप्टर, हमें पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पे, वो पढ़ने के बाद आपको ये जुमला देखते साथ ही और ज्यादा समझ आ जाएगा। लेकिन मैं आज ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सिलेबस में अंदर एंटर हुए बगैर हल्का सा आइडिया भी लिया हुआ हो तो एक 7 नंबर का सवाल ऐसा है जिसको हमने, जो बिल्कुल रिसेंट पेपर का है, मैनेजरियल पोर्शन पढ़ना शुरू नहीं किया और हमें इसका जवाब आता है। इतना मजे का पेपर है अगर समझ आती हो तो, और जिसको समझ नहीं आएगी वो पूरा सिनेरियो देख के कहेगा करना की है। खैर, कहानी खत्म थोड़ी हुई है अभी। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, ग्लोबल ईवी डिमांड परसिस्ट, इन चैलेंजेस के बावजूद भी ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड मौजूद है। हाँ जी, डिमांड, इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई, ठीक है। अच्छा, आप इकोनॉमिक में डाल सकते हैं दूसरा, सोशल, लोग, सोसाइटी, लोग क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। अगेन जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर आपको फौरन से समझ आ जाएगा कि ये सोसाइटी के फैक्टर्स हैं, कि दुनिया पसंद कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो आप ये वाला फैक्टर सोशल में उठा के ज्यादा बेहतर तरीके से डाल सकते हैं, नहीं तो इकोनॉमिक्स में तो हो ही सकता है। अगेन हमने पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने हैं एक एक फैक्टर पे, तो उसके बाद आपकी ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अभी तो हम एक मुनासिब ग्रिप के साथ 4 नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो प्रो एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी, लफ्ज टेक्नोलॉजी खुद ही दे दिया, तो अब हम रेंज एंड एफिशिएंसी, yet Pakistan's inadequate charging infrastructure contribute to consumer range anxiety. सोशल भी आ गया कि कस्टमर्स की क्या क्या मसले चल रहे हैं, ये भी आ गया कि हमारी एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी है, और दूसरा उनका जो गंदा सा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी उस मुल्क के रेगुलर मसले आ गए, आप चाहें तो इसको पॉलिटिकल में डाल दें। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब वहां चार्जर्स ही मौजूद नहीं है और जब वहां पे उस तरह का सेटअप ही नहीं है, तो गाड़ी आप लॉन्च तो कर देंगे लेकिन लोग खरीद के दरमियान में उसको वो कैसे करवाएंगे, चार्ज कैसे करवाएंगे। उस मुल्क के ये मसले हैं, तो आप इसको पॉलिटिकल में डाल सकते हैं।
कि जी वो उस मुल्क में इंस्टेबिलिटी है और वो अभी उनका तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है ही नहीं। The high cost of setting up fast charging station and dependency on a single vendor for supplying critical battery components are other barriers. ये इकोनॉमिक है, आप सिंगल पर्सन पे डिपेंडेंट है, सप्लाई शॉर्ट है वगैरह वगैरह। On the positive side, a 30% rise in global gasoline prices in 2024 is pushing more people towards electronic vehicles. डिमांड एंड सप्लाई कि 30% प्राइसेस राइज कर गई हैं तो लोग इस तरफ आ रहे हैं, एक वो चीज। और इसी को सोशल में डाल सकते हैं कि लोग अब महंगे फ्यूल की वजह से बिजली की तरफ आना शुरू हो गए। Furthermore, Pakistan Health and Environment Committee is also working on stricter laws and fines to impose EV safety and reduce pollution. तब ये लीगल फैक्टर में भी आ गया कि उनकी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है ताकि वो इस चीज को कवर करें, और दूसरा एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन पे भी काम हो रहा है। मिलीनियल्स इन पाकिस्तान, ये कौन लोग होते हैं? देख लें, वो तो बहुत पुराने हो गए। अब जनरेशन एक्स बेबी बूम, अब अगेन मतलब ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि वो जिन लोगों से मुखातिब है वो जरा ज्यादा सियाने लोग हैं। इसका मतलब है हाँ कि हमारी इंटरेस्टिंगली हमारी किताब में जब सोशल फैक्टर्स हैं तो वहां उन्होंने डिफरेंट जनरेशन एक्सप्लेन की हैं कि जनरेशन जी कौन से जमाने को कहते हैं, मिलीनियल्स कौन से जमाने वाले लोगों को कहते हैं, फलाना कौन से जमाने। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि लोगों ने उसको इस लेवल पे समझ लिया होगा। वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप एक दफा जब समझ लेते हैं तो वैसे ही बंदा एक दूसरे को छेड़ रहा होता है कि भाई मैं तो जेन जी हूँ, तुम जनरेशन अल्फा हो, तुम छोटे बच्चे हो, मैं जरा सियाना हूँ। आप लोग टिपिकली जेन जी हैं और हम बेचारे दरमियान में जो है ना बस फंसी हुई जनरेशन है, ना पुरानों में काउंट होते हैं ना नयों में काउंट होते हैं। हम जो है ना, हमें कोई प्रॉपर जनरेशन भी नहीं एलोकेट होती। अच्छा जी, तो मिलीनियल्स जो दरमियानी एज के लोग हैं इन पाकिस्तान आर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ ईवीज विद 72% प्रेफरिंग देम ओवर ट्रेडिशनल कार्स। अब आपको मिलीनियल का बिल्कुल भी मतलब नहीं पता, लेकिन आप ये पूरा जुमला उठा के सोशल में लिख सकते हैं कि मिलीनियल जो है ना वो बड़ा पसंद कर रहे हैं इसको, ये इस वक्त ट्रेंड चल पड़ा है। देख रहे बच्चे तो बार बार वो ऐड देखेंगे, वो कहेंगे जी बाबा सेफ्टी फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ी खरीदे। उन्हें क्या पता है वो मतलब एक गाड़ी 40 लाख की है पेट्रोल वाली और ये गाड़ी 90 लाख की है। अब बच्चे तो यूट्यूब देख देख के, रीलें देख देख के वो तो वालिदैन से कहेंगे जी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मैं चाहता हूँ कि मैं फखर से चलूं कि मेरे बाप ने जो है ना एनवायरमेंट डैमेज नहीं की। बाप फिर बच्चों को डैमेज करेगा थोड़ा सा। This perfectly aligns with Autopro's mission to focus on sustainability, innovation and compliance with safety and emission standard. ये बहुत अजीम लोग हैं, ये सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की, इकोलॉजिकल फैक्टर की बात। ये इनोवेशन को पसंद करते हैं, टेक्नोलॉजी, और ये लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स की पासदारी का बहुत एहतराम करते हैं। अब अगेन चूंकि हम तबसरा भी करते रहे हैं, बातें भी करते रहे हैं, तो भी अगर देखें तो हमें को बहुत ज्यादा तूफानी टाइम नहीं लगा। ये सवाल आपके सामने हो, फैक्टर्स आपने पढ़े हुए हो, चैप्टर्स आपके जहन में हो, आपने बस इनको फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करते जाना है। 7 नंबर का सवाल है, 10 मिनट से ऊपर लगे तो जुल्म है। इस तरह के सवाल होते हैं कभी कभी। कितना ही अच्छा सवाल है, इसका दूसरा पार्ट है स्वॉट एनालिसिस करो इसी कंपनी का। अब ये इन्फॉर्मेशन पकड़ेंगे, अब एक डिफरेंट मॉडल सोचना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपको बीच में नजर आया होगा कि उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, फिर समझ आया होगा इनके कुछ मसले हैं, फिर अपॉर्चुनिटी ये है कि लोग पसंद कर रहे हैं, मुल्क सपोर्ट कर रहा है, टैक्स इंसेंटिव है, तो थ्रेट ये है कि वो इंपोर्ट्स के मसले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा या जो भी। तो अगेन अभी हमने स्वॉट एनालिसिस सही नहीं पढ़ा तो खामखा दोबारा तजर्बा नहीं करते, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आपको वो 2 मॉडल आते हैं तो ये 13 नंबर का सवाल 13 मिनट में आपने करके साइड पे कर दिया विद वेरी गुड एफिशिएंसी, और 11 नंबर कम से कम आराम से मिल जाते हैं। टूट जाते हैं ना, डिवाइड हो गए, 5-6 एरियाज में डिवाइड हो गए, हो सकता है आपने पॉलिटिकल में एक आध हल्का खेल गए हो, तो 6 में से अगर आपके 1-2 जगह पे एक आध पॉइंट हल्का हो गया होगा तो आपके 7 में से 6 नंबर नहीं तो 5.5 नंबर आ जाए। ये मजे हैं एमएफए।
यहाँ अब आपको लॉ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने लॉ सोच सोच के जवाब देना है। एक मॉडल है जो आपने पढ़ा हुआ और वो इतना लॉजिकल है कि पेस्टल जिंदगी भर, शायद आज से 15 साल बाद भी आपसे कोई रोक के पूछे पेस्टल क्या है, तो आप सोच के 6 में से 5 तो बता ही देंगे। स्वॉट अगर मैंने आपसे कहा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, तो मैं आज से 1.5 महीने बाद शायद स्वॉट आपके सामने रखूं, तो मैं जैसी स्वॉट लिखूं यहाँ पे, तो आप कहें सर हम बताएंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये ऐसी चीजें हैं कि आपके ऐसे जहन में बैठ जाती हैं कि वैसे ही याद रहेंगी। ये सी लॉ के फाइन नहीं है कि लेवल 2 फाइन कहां पड़ा और लेवल 1 फाइन कहां पड़ा। ये बिजनेस है कि बिजनेस किस तरह से चलता है, किस तरह से सोचता है। तो लो जी, बैठे बैठे हमने तो पेपर का सबसे बड़ा सवाल सॉल्व भी कर दिया। मैनेजेरियल का ये 15 नंबर का सवाल था, 15 नंबर का थ्योरी का सवाल। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि केस स्टडीज आएंगे। अभी हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक नहीं है, क्योंकि अभी तक 6-7 अटेम्प्ट्स हुई हैं। लेकिन जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा तो उसके एंड पे सवाल होंगे पास पेपर्स के, वो जरूर आप देखेंगे, टक्कर मारेंगे, कोशिश करेंगे। फिर मैंने तकरीबन सारे सवालों की वीडियोस भी बनाई हुई है, तकरीबन 25-25 मिनट, 30-30 मिनट के तबसरे, ताकि टाइम बचे और हम अपने जो 2 लेक्चर्स वाला वो है उसमें हम पढ़ें, और वो वीडियोस की फॉर्म में आपसे सवालों के वो शेयर हो। लेकिन पहले ख्वाहिश ये है कि आप सवाल देखें और खुद से तजर्बा करें, उसके बाद फिर मेरी वाली वीडियो देखें। तो जब टेस्ट होंगे तो उसमें और मजा आएगा। तो पहले जो 3 डेज अ वीक वाली क्लास होती थी, उसमें हम जब आगे जाते थे तो हम 2 दिन पढ़ते थे, तीसरे दिन टेस्ट, 2 दिन पढ़ते थे, तीसरे दिन टेस्ट, बड़ा मजा आता था। अब अल्लाह करे थोड़ा सा आगे जाए तो कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि कुछ आपकी तरफ से डिजायर आए टेस्ट की। हम तो हमेशा ख्वाहिश रखते ही हैं कि टेस्ट लेते रहें। तो गेम थोड़ी थोड़ी सी समझ आ रही है, हौसला थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये ग्रुप ए का सब्जेक्ट होना चाहिए था, गलती से यहाँ आ गया है। कॉस्ट गलती से वहां चला गया है, ये ना, ये उलट हुआ है। कॉस्ट यहाँ होना चाहिए था और ये वहां होना चाहिए था। मर्जी आई कैप की। डन। तो कौन बताएगा कि 5 तरह के सवाल कौन कौन से होते हैं? स्क्रीन तो गायब है जी। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है कोई भी आपकी किताब के बीच में से उठा के पूछ लेंगे, बताओ ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसमें ना कोई ऑटो प्रो का जिक्र करेंगे, ना किसी मुल्क का जिक्र करेंगे, ना इदारे का। सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब, या रट्टे से, या अगर आपको खुद से लिखना आता है और कॉन्सेप्ट समझ आया। अब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में 5 जुमले लिखे हुए हैं, लेकिन जब मैं आपको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन समझाऊंगा तो आपके जहन में पूरा एक इमेज बन जाएगा। इफ यू आर गुड इन राइटिंग तो आप उस इमेज की मदद से खुद से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तजर्बा नहीं करना चाहता, तो किताब है ही कितनी सी। मेरा जब मैनेजरियल वाली किताब सामने आएगी तो 52 तो टोटल सफे हैं बेचारी में, और उसमें से भी अच्छे खासे सफे तो जाया हुए हैं, क्योंकि वो पेस्टल के वो 5 चैप्टर्स पे डले हुए हैं। 23-24 काम के सफे हैं। उसके बाद किसी के एमएफए रह जाए तो वो तो, हाँ, उसे तो बच्चे को जो है ना छितर मारने चाहिए। जी, लास्ट को सेंटेंस को सोशल में लिख सकते हैं जी, बिल्कुल उसको सोशल में भी लिख सकते हैं प्रेफरेंस वगैरह के हिसाब से। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जब सोशल पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि सोसाइटी के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक्स को पूरा पढ़ेंगे तो डिमांड सप्लाई वाली बातें भी होंगी, फिर इंटरेस्ट की बात भी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी होगी। तो जब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद वर्ड इकोनॉमिक आपको समझ आएगा वो और है, और एक ही है कि बस हवा में चलते चलते सोच लिया वो और बात है। तो जब पढ़ा हुआ होगा तो थोड़ा सा और बेहतर होगा। तो जी, पहला टाइप आपने बताई स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीम्स लॉजिकल। इसमें नॉर्मली कोई मॉडल पूछते हैं लेकिन सिचुएशन बना के पूरा मॉडल आपसे लिखवा लेते हैं, लेकिन आपको सिचुएशन ही देते हैं ताकि साबित करें कि उन्होंने एक लॉजिकल सवाल पूछा है। तीसरी तरह का सवाल क्या था? सिचुएशन देंगे 2-3 या एक आध सिचुएशन देके आपसे कहेंगे फलाना मॉडल का कौन सा वाला ये फिट हो रहा है। पूरा नहीं पूछेंगे, कोई 1-2 एलिमेंट पूछ लेंगे। और चौथी तरह का सवाल, ये जिस तरह से अभी हमने देखा कि उन्होंने एक सिनेरियो दिया और कहा भाई पेस्टल लगा दो, तो हमने, ये ज्यादा आसान होता है, इतना ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, आप चीजें सजा देते हैं। ज्यादा से ज्यादा बस कंफ्यूज होते हैं कि उधर लिखें या उधर लिखें। और जो बहुत सियाना बच्चा, आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी तो आप थोड़े से अल्फाज बदल के उसको पॉलिटिकल में डाल देते हैं और थोड़े से अल्फाज आगे पीछे करके लीगल में डाल देते हैं। तो ये अगेन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये वाली प्रैक्टिस भी होगी। और आखिरी तरह का सवाल, जनरल, कोई भी सवाल कभी भी आ सकता है, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि थोड़ा लिखना है और बुलेट्स में लिखना है। लिखना खुद है लेकिन लंबी लंबी लाइनें नहीं बनानी। हाँ, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं, टू द पॉइंट मुनासिब लिखना है। जितना समझ आया उतना लिखना है, नहीं समझ आया तो खामखा अपनी तरफ से नहीं लिखने बैठ जाना। वो टाइम बचाएं और वो टाइम उठा के फाइनेंस के किसी सवाल पे दे दें या कुछ और कर लें।
हाँ, तज्जिया नहीं करना, मतलब वो क्योंकि उसमें फिर जरा ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। तो ये तो बड़ा मजे की फीलिंग आ गई। आते साथ ही जो है ना, हमने एक सवाल ही पढ़ डाला। ये तो एक्स्ट्रा ही हौसला हो गया। ठीक है, तो बस अब नेक्स्ट वीक से हम अपना तकरीबन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे, चैप्टर 7 कंपटीशन से रिलेटेड। और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी हुआ है जिसमें हम देखते हैं कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, और हमने कंपटीशन को किस तरह से देखना है, और हमने कंपटीशन के दरमियान अपना मकाम कैसे बनाना है, अपनी स्ट्रेटेजीज के थ्रू अपने आप को किस तरह से अच्छी जगह पे प्लेस करना है। तो ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीक से टारगेट है। तब तक आप भूल चुके होंगे, 3 दिन गुजरे, फिर 3 दिन छुट्टी के आएंगे, फिर उसके बाद आपको याददाश्त आपकी वापस आएगी। चलो अच्छा, मेरे से पहले फाइनेंस का लेक्चर है, तो मेरे तक पहुंचते पहुंचते आपको सही से याद आ चुका होगा कि एमएफए दोबारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह मिलते हैं। उस दिन फिर मोस्ट प्रोबब्ली किताब हमारे पास होगी, ना होगी तो मैं आपको शुरू के 2 दिन जो पढ़ना होगा उसके हैंड आउट दे दूंगा इंशाल्लाह।